नमस्कार दोस्तों, बीपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन यानी कि जल अवशोषण। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है। इसी के साथ आपको वाटर रिलेशन का ये सेकंड चैप्टर है जो कि प्लांट वाटर रिलेशनशिप हमने फर्स्ट क्लास कर ली थी और आपको काफ़ी पसंद आई है। और लगातार आप पढ़ते रहोगे, क्लास को रिपीटेड मोड पे देखते रहोगे तो आप ऐसे देख देख के भी सीख सकते हो। और एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग पर चढ़ जाएंगे उसके बाद आपको चीज़ें समझने की आराम से आदत या लत लग जाएगी, समझ समझ के पढ़ोगे तो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जल अवशोषण। देखो, अवशोषण का मतलब होता है कि किसी भी तरल पदार्थ को सरफेस के माध्यम से लेकर अंदर तक, जहाँ तक वो पहुँच सकती है वहाँ तक पहुँचाना, यह है अवशोषण। या धीरे धीरे रिसना और अंदर लेना, इसको बोलते हैं अवशोषण करना। वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि वाटर यानी कि जल, एग्रीकल्चर या प्लांट के लिए जल कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर ह्यूमन या एनिमल से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर हम प्लांट के पर्सपेक्टिव में सब देखेंगे। तो प्लांट के लिए जो अवेलेबल वाटर है, जो उनके लिए बेकार वाटर है, टोटल वाटर है, वो कैसा है और वो कौन सा काम का है, कौन सा कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो जो वाटर होता है उसको बेसिकली हम सोइल साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, सोइल साइंस का पार्ट हो जाता है कि अलग अलग प्रकार के वाटर, वाटर पोटेंशियल, पीएफ वैल्यू, ठीक है, विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये सब हम उसमें पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं बेसिक वाटर रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं प्लांट में। तो हम यहाँ पे प्लांट का बेसिक वाटर जो है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप माइंड में रहेंगे। ठीक है, तो पहला प्रकार है वाटर का जो कि प्लांट के अवेलेबल है, जो कि प्रेसिपिटेशन से अपने जो अर्थ पर पहुंचता है वाटर, उसमें से बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन जो वाटर या जो जल पौधे के लिए उपयोगी होगा वो मैं यहाँ पे बता दूंगा, और जो पौधे के लिए उपयोगी नहीं होगा, जो ग्रेविटेशनल या ग्राउंड वाटर में चला जाता है, उसके भी प्रकार। तो टोटल यहाँ पर वाटर के कितने प्रकार होते हैं यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो पहला है अपने पास रन ऑफ वाटर। देखो ये टर्मिनोलॉजी है, बहुत बार आई है। रन ऑफ वाटर किसको बोलते हैं? इसमें रन ऑफ वाटर, लीचिंग, रन ऑफ वाटर, लीचिंग, इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन, ये चार ही शब्द घुमा फिरा के पूछते हैं। ठीक है, वो चारों में समझा दूंगा। जैसे मान लो ये यहाँ पर बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, देखो प्रेसिपिटेशन जो होता है उसको बारिश ना बोल के क्या बोलेंगे? वर्षण। ठीक है, वर्षण। ऊपर यानी एटमॉस्फेयर में से जो भी वाटर होगा वो अलग अलग फॉर्म में नीचे आ सकता है। जैसे ये मान लो कि स्नो फॉलिंग के रूप में नीचे आए, स्नोफॉल के रूप में, यानी बर्फ़ गिरे छोटे छोटे। ठीक है, या हेल स्टॉर्म यानी ओले गिरे, या फिर रेन हो। ठीक है, या फिर ओस गिरे यानी ड्यू हो। किसी भी प्रकार से अगर वाटर आता है वर्षा के माध्यम के अलावा, क्योंकि अपन ज़्यादातर वर्षा को जानते हैं, रेन को, तो रेन में भी वाटर आता है, सर्वाधिक वाटर रेन से आता है। लेकिन उसके अलावा बर्फ़ भी गिरता है, ओले भी गिरते हैं, ओस भी पड़ती है। ये सब प्रकार का मतलब पानी जो होता है H2O, वो किसी भी फिजिकल फॉर्म में गिरे, ठोस में, द्रव में, गैस में, इन सबको क्या बोलते हैं? वर्षण। और जितना भी पानी वर्षण के थ्रू पृथ्वी पे आता है वो अलग अलग प्रकार में यहाँ पे डिवाइड हम कर लेंगे कि कितना पानी किस रूप में कहाँ पर जाता है और प्लांट के लिए कौन सा उपयोगी है या प्लांट के लिए कौन सा उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो हम आज ही देखने वाले हैं। यहाँ पर देखो, आसमान से या एटमॉस्फेयर से बारिश हुई। ठीक है, हम ज़्यादातर रेन को ही ले लेते हैं। ठीक है, पूरा H2O जो है जल वो पृथ्वी पे आया, पहाड़ों पर गिरा। और जैसे मान लो ये पहाड़ है, पहाड़ियाँ छोटी, यहाँ पे बरसात हुई, यहाँ पे गिरा, और ये खेतों में न जाकर नदी नालों में जाके समुद्र में मिल गया। ठीक है, ढलान से होते हुए साइड से निकल गया और ढलान से होते हुए नदी नालों में जाकर, इसका उपयोग ज़्यादातर नहीं है। इसको बोलते हैं रन ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के आरपीएस भी पूछती है और विभिन्न प्रकार के एग्जाम नेट में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, रन ऑफ वाटर क्या होता है कि उबड़ खाबड़ जगह पर, पहाड़ियों पर, ऊंचे स्थान पर, जहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रोपोग्राफी नहीं होती है, वहाँ से पानी का रिस रिस कर नदी नालों के रूप में व्यर्थ चला जाना। और कहाँ लास्ट में कहाँ चलता? ये अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाता है, ग्रेविटेशनल वाटर भी बन जाता है, या फिर
ये सी रीजन में चला जाता है, ओशियंस में चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रन ऑफ वाटर। यहाँ तक बात समझ में आई। दूसरा है परकोलेटेड वाटर। परकोलेटेड वाटर क्या होता है, देखो ये अपना लैंड है, यानी कि ज़मीन है, ज़मीन की ऊपरी परत है, एरेबल लैंड मान लो, ठीक है। बरसात हुई, पानी गिरा, ऊपर से वाटर आया, तो ये ऊपर वाली जो लेयर होती है सरफेस, इसको बोलते हैं सरफेस यानी सतह, सतह से पानी की एंट्री, सतह से पानी की एंट्री, इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। परानिशंदन हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आपको पता होगा इनफिल्ट्रेशन आप जानते होंगे कि। और यहाँ की जो सोइल है इसमें पानी की कमी है, ठीक है, इसमें पानी की कमी है, तो इसको बोलते हैं कि अनसेचुरेटेड सोइल। सेचुरेटेड क्या होती है, जिसमें पानी की कमी नहीं होती, जो पानी की भूखी या प्यासी नहीं होती है। तो इस प्यासी जमीन पर यानी अनसेचुरेटेड सोइल पर पहली बार वाटर की एंट्री कहाँ से हो, सरफेस से, सरफेस लेयर से वाटर एंटर हो गया। बस इतनी सी ही बात कोई क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। यहाँ से यहाँ तक कोई बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि एक तो सरफेस होना चाहिए, ऊपर से क्या होना चाहिए, अनसेचुरेटेड सोइल। अब देखो ये पानी यहाँ एंटर हो गया, ठीक है, यहाँ आपस में जितने भी माइक्रोपोर है, मैक्रोपोर है, जैसे सोइल में कितने प्रकार के पोर होते हैं, माइक्रो और मैक्रो, यानी बड़े छिद्र, वृहद छिद्र और सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है। 50% माइक्रोपोर होते हैं, 50% मैक्रोपोर होते हैं। माइक्रोपोर में क्या होता है, वाटर होता है, और जो मैक्रो यानी बड़े छिद्र हैं, सोइल के मृदा के जो छिद्र हैं बड़े, उनमें क्या होती है, एयर होती है। तो एयर और वाटर दोनों होता है, ठीक है, 50% माइक्रो और मैक्रोपोर में। तो जब मान लो ये सोइल है, इसमें मान लो माइक्रोपोर में वाटर आ गया और पूरी भर गई, तो ये सोइल क्या हो गई, यहाँ पे सेचुरेटेड हो गई। क्या हो गई, सेचुरेटेड या संतृप्त मृदा ये बन गई है। अब इसको पानी की जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे पानी कहाँ जाएगा, फिर नीचे जाएगा, रिसके ज़्यादा होगा तो फिर ये सेचुरेटेड हो जाएगी, फिर रिसके जाएगा, ऐसे करते करते एक वाटर कॉलम बना लेता है। तो वाटर कॉलम के थ्रू जो वाटर की मूवमेंट होती है, ये सोइल को क्या करती जाती है, सेचुरेट करती जाती है। और इस मोमेंट को क्या बोलते हैं, परकोलेशन। क्या बोलते हैं, परकोलेशन। ये बात समझ में ना, तो इस वाटर को क्या बोलेंगे, परकोलेटेड वाटर। एक तो ये हो गया, और जो यहाँ पे रह गया है वाटर, उसकी बात हम बाद में करेंगे। देखो सेचुरेटेड सोइल हो गई, और परकोलेटेड वाटर कहाँ चला गया, नीचे, और ये बाद में नीचे, ज़्यादा ही नीचे चला जाता है, जहाँ से जड़ें वापस नहीं ले सकती, तो इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर। तो याद रखना, सेचुरेटेड सोइल में एक वाटर कॉलम में पानी का नीचे की तरफ मूवमेंट करना क्या कहलाता है, परकोलेशन। और जब वाटर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे चला जाए, जड़ों की पहुंच से दूर चला जाए, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। तो आपको रन ऑफ वाटर समझ में आ गया, परकोलेटेड वाटर समझ में आ गया, ग्रेविटेशनल वाटर समझ में आ गया। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना, ताकि आगे दिक्कत नहीं आई। आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे, उसमें भी बस यही इतना सी कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के 2-4 शब्द और जोड़ देंगे, लेकिन मैं आपको आपकी भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे, देखो हाइग्रोस्कोपिक वाटर। वाटर के प्रकार हम पढ़ रहे थे, उसमें परकोलेटिंग वाटर हो गया, इसके अलावा और लीचिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। लीचिंग वाटर की नहीं होती, वाटर के साथ जब वाटर सोइल में वाटर गया, उसके साथ अगर सोल्ट, वाटर के साथ अगर सोल्ट भी नीचे चला जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, लीचिंग। एक टर्मिनोलॉजी, और हालांकि सोइल साइंस का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, लीचिंग बोलते हैं। और सोल्ट अगर ऊपर आ जाए, जैसे एरिड सोइल में क्या होता है, सूखा पड़ता है, तो सूखे में वाष्प बनती है, और वाष्प के साथ पानी के साथ ये साल्ट ऊपर आ जाता है, और यहाँ पर एक धूसर परत बन जाती है, नमक जैसी परत बन जाती है। ये होता है सूखी सोइल में, राजस्थान या रेगिस्तान वाली मृदाओं में होता है। तो इसको बोलते हैं लीचिंग आउट होना, लीचिंग आउट इसको बोलते हैं। और लीचिंग तो बोलते हैं कि घुले हुए सोल्ट, आपने पढ़ा होगा, लवण, सोडियम कैल्शियम के लवण, ये सब वाटर के साथ जब वाटर परकोलेट करता नीचे जाता है, तो साल्ट भी उसके साथ नीचे चले जाते हैं, उस प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं। लीचिंग भी समझ में आ गई, एक्स्ट्रा इसके साथ मैंने बता दिया है। हाँ, अब सर आप वो भी समझाओ कि कितना कितना वाटर, क्या, वो मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर केवल हम वाटर की फॉर्म पढ़ रहे हैं, ना कि सोइल साइंस। यहाँ पर केवल वाटर के प्रकार पढ़ रहे हैं। रन ऑफ वाटर हो गया, परकोलेटेड हो गया, ग्रेविटेशनल वाटर हो गया। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, जैसे मान लो ये मिट्टी का कण है, यानी मृदा कण है,
ठीक है, अलग अलग मृदा कण होते हैं। जब हम सोइल साइंस पढ़ेंगे, इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस, उसमें पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ रहे। ये मृदा के कण है, ये सोइल पार्टिकल है। ठीक है, सोइल पार्टिकल। अब देखो, सोइल पार्टिकल के ऊपर एक बहुत ही बारीक अल्ट्रा थिन लेयर किसकी जमी होती है? ये जमी होती है पानी की। जो पानी परकोलेट हो जाता है, इसको संतृप्त कर जाता है, लेकिन सोइल पार्टिकल के ऊपर एक नमी यानी लेयर, वाटर की लेयर, थिन लेयर जम जाती है। इसको भी जड़ों को खींचना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जड़ें इसको भी नहीं ले पाती है। जैसे मान लो जड़ें हैं, जड़ें अंदर रहेगी इनमें, ये देखो सोइल पार्टिकल के बीच में जड़ें, लेकिन जड़ें इसको नहीं ले पाएगी, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स से जुड़े हुए हैं। इनको अलग करने के लिए लगभग -31 से 1000 एटीएम तक का प्रेशर चाहिए, जो कि जड़ों में उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए ये नहीं ले पाती है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? आर्द्रता ग्राही जल जो होता है, वो आर्द्रता ही होती है जो किसके चिपकी रहती है? सोइल पार्टिकल के। ये भी वाटर के लिए, जो ये सॉरी पौधों के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर, एक वाटर का प्रकार ये भी हो गया। दूसरा, केमिकली कंबाइंड वाटर, जैसे आपने सुना होगा CaSO4 2H2O। किसी फॉर्मूले के पीछे आपने 7H2O, किसी फॉर्मूले के पीछे डॉट लगते 8H2O। ठीक है, ये सुना होगा। तो ये केमिकल से जो बाउंडेड वाटर है, जैसे CaSO4 2H2O, Na2SO4 7H2O, 8H2O, पीछे सुना होगा, कई फॉर्मूले में देखा होगा, केमिस्ट्री पढ़ी होगी। तो जो केमिकल से कंबाइंड वाटर है, इसको भी यूज लेस होता है, इसको भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल के अंदर ये जुड़ा होता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के केमिकल के पीछे जो वाटर का फॉर्मूला लगा होता है, वो केमिकली बाइंडेड वाटर है, कंबाइंडेड वाटर है, इसको भी पौधे यूज नहीं कर सकते। एक आपने सुना होगा, इसको कैपिलरी वाटर को छोड़ रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, यानी कि वातावरणीय जो वातावरण होती है या वायुमंडलीय होता है, वायुमंडलीय आर्द्रता जिसको बोलते हैं, वातावरण में जो नमी होती है, वायुमंडलीय आर्द्रता होती है, वो भी पौधों की जड़ों के लिए कोई काम की नहीं है। लेकिन ये किसके लिए काम की है? जैसे मान लो ये बड़ा पादप है, ये बड़ा पादप है, इसके ऊपर एक छोटा सा एपिफाइट या पादप इस पे लगे हुए हैं, जो जिसकी जड़ें लटक रही है, जिनको बोलते हैं पादप के ऊपर अगर कोई प्लांट लगे, पादप के ऊपर अगर पादप लगे तो उसे क्या बोलते हैं? अधिपादप या एफीफाइट उसको बोलते हैं। जैसे ऑर्किड इसका उदाहरण है, ऑर्किड यानी फूल वाला जो पौधा होता है, वो पौधे के ऊपर ही लगा रहता है, लेकिन जड़ें उसकी जमीन पे नहीं रहती, वो पौधा ही किस पे रहता है? दूसरे पादप पे रहता है। इसलिए याद रखना, ऐसे पादपों की जड़ों में एक टिश्यू पाया जाता है जिसको बोलते हैं वेलामेंट टिश्यू। वो आर्द्रताग्राही जो ह्यूमिडिटी होती है, यानी वायुमंडलीय आर्द्रता होती है, उसको अवशोषित कर कर अपना काम चला लेता है। मतलब जल की तो जरूरत पड़ेगी, तो जल की कमी वो कैसे पूरा करता है? आर्द्रताग्राही जल से पूरा कर लेता है, सॉरी वायुमंडलीय आर्द्रता से ये एक्सेप्ट कर लेता है, संचित कर लेता है, यहाँ पर अवशोषित कर लेता है। तो ये केवल किसके लिए उपयोगी है? ये फील्ड क्रॉप के लिए नहीं है, ये केवल एपीफाइट या अधिपादपों के लिए ही उपयोगी साबित होती है, जो कि वायुमंडलीय में आर्द्रता होती है उसको सोख लेते हैं या उसको अवशोषित कर लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो कैपिलरी वाटर क्या होता है, कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरी मतलब केशिका, केशिका मतलब, केशिका और कोशिका में अंतर है ना, केशिका अलग चीज होती है, कोशिका अलग होती है, बिल्कुल डिफरेंट है। केशिका क्या होती है? जैसे अपने सिर का बाल है, इतनी बारीक बारीक नलियों को क्या बोलते हैं? केशिकाएं बोलते हैं। बहुत ही बारीक, बहुत ही थिन जो ट्यूब्स होती हैं, उनको केशिकाएं बोलते हैं। जैसे मान लो ये सोइल पार्टिकल है, ये सोइल पार्टिकल, ये बहुत सारे सोइल पार्टिकल पड़े हुए हैं, ये सोइल पार्टिकल, मैंने गैप ज़्यादा बना दिया है समझाने के लिए, वरना ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। अब देखो, इसके ऊपर तो जो चिपका हुआ वाटर है, इसको तो पौधे यूज करेंगे नहीं, तो ये कैसा हो गया? ये आर्द्रताग्राही वाटर हो गया, ये चिपका हुआ रहता ही। ठीक है, लेकिन देखो इन सब पार्टिकल के बीच में अगर देखोगे आपको, तो एक पतली सी नलिका रूप में, नलिकाएं नहीं होती, बस बन जाती है, ये एक पतली सी नलिका बन गई जगह, जो इनके बीच में जो पोर्स होते हैं, पोर्स मिलकर क्या बन जाती है? केशिकाएं बन जाती है। ये जो पार्टिकल होते हैं, सोइल पार्टिकल, इनके बीच में जो ये जगह है, ये खाली स्थान बच गया है, इससे एक नलिका का निर्माण हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी या कोशिका इसको बोला जाता है। और इसमें क्या रहता है? वाटर, यही वाटर पौधों के लिए उपयोगी है, इसको ही बोलते हैं अवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर। ठीक है, यहाँ तक याद रखना, यह है उपयोगी, सर्वाधिक उपयोगी कौन सा वाटर है? केशिकीय जल,
यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये 7-8 प्रकार जो वाटर के थे मैंने समझा दिए, शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। अब वाटर का एक और प्रकार है वो देख लो। देखो अब यहाँ पर टर्मिनोलॉजी कुछ आ रही है जो आपको शायद एग्रीकल्चर में सुनने को नहीं मिली होगी, ये बायोलॉजी की है विशेषकर टर्मिनोलॉजी। होलार्ड होलार्ड और क्रिसार्ड की बात करते हैं। होलार्ड और क्रिसार्ड और इकार्ड। होलार्ड क्या होता है? देखो यहाँ लिखा हुआ है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सोइल, यानी मृदा में उपस्थित कुल जल। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? होलार्ड। अब ये कुल जल किससे मिलकर बना हुआ है? क्रिसार्ड और इकार्ड से। देखो क्रिसार्ड क्या होता है? अवेलेबल वाटर इन फॉर वाटर इन सोइल। देखो कैपिलरी वाटर ही क्या है? अवेलेबल वाटर। कैपिलरी वाटर ही क्या है? अवेलेबल वाटर। और इकार्ड क्या है? विच इज नॉट अवेलेबल वाटर। तो इसके अलावा जितने भी ग्रेविटेशनल है, ठीक है, इसके अलावा हाइग्रोस्कोपी है, केमिकल कंबाइंडेड वाटर है, और फलाना ढिमका जो भी ईटीसी वाटर है एटसेट्रा, वो सब क्या है? पौधा इसको उपयोग नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैंने बता दिया है। केवल किसको उपयोग करता है? कैपिलरी वाटर को। तो कैपिलरी वाटर को क्या बोलते हैं? यानी अवेलेबल जो पौधे को मिल जाए भूमि के कुल जल को, भूमि के अंदर यानी मृदा के अंदर कुल जल है उसको बोलते हैं होलार्ड। ठीक है, और उनमें से कुल जल का जो फॉर्मूला है उसमें दो चीजें हैं। कुल जल का मतलब क्या है? ऐसा जल जो या तो उपयोगी होगा या उपयोगी नहीं होगा। और जो उपयोगी या अवेलेबल उपलब्ध जल है जो पौधा यूज करके उसके कंजप्टिव यूज में लाएगा उसको बोलते हैं क्रिसार्ड। ठीक है, और जिसका यूज नहीं कर पाएगा, जो वाटर मृदा में तो है लेकिन पौधे के लिए उपयोगी नहीं है या उसके लिए अवेलेबल नहीं है, उसको बोलते हैं इकार्ड। ठीक है, क्रिसार्ड और इकार्ड प्लस क्रिसार्ड प्लस इकार्ड इज इक्वल टू होलार्ड। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो अब कौन कौन से अंग हैं जो कि, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि वाटर तो हमने बता दिया, लेकिन अब प्लांट में ऐसी कौन सी चीज है जो पौधे को पानी अवेलेबल करवाती है? कुछ तो खाएगा, जैसे अपना खाने के लिए क्या है? अपना माउथ है, पचाने के लिए अलग अलग ऑर्गन है, चलने के लिए पैर है। वैसे ही पौधे में ऐसे कौन से ऑर्गन हैं जो कि वाटर को सोइल, देखो अगर कोई आपसे पूछे कि पानी यानी जल का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कार्य क्या है, कारण नहीं कार्य क्या है पौधों के लिए या सोइल के लिए, तो याद रखना फसल में पानी का मुख्य कार्य है कि वो सॉल्यूशन बनाता है। किसके साथ? खनिज लवण, फर्टिलाइजर्स, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, उनके साथ सॉल्यूशन बनाता है ताकि वो पानी के साथ साथ सॉल्यूशन के साथ साथ वो भी क्या हो जाए? अवेलेबल हो जाए। ये सॉल्यूशन बनाना पानी का पहला काम है पौधों में। ठीक है, और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए याद रखना वाटर को एब्जॉर्प्शन के लिए अलग अलग अंग होते हैं। जैसे कुछ होते हैं राइजोइड्स और कुछ होती है रूट्स। रूट्स तो आपने देखा है जड़ें, और राइजोइड्स क्या होते हैं? जैसे लोअर प्लांट, जैसे मान लो लोअर प्लांट्स हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आया, लोअर प्लांट्स किसको बोलते हैं? जैसे सबसे पहले मान लो अगर बात करें तो एनिमल किंगडम की बात ना करते हुए प्लांट किंगडम की बात करते हैं। प्लांट किंगडम में एक ग्रुप है, आपको पता होगा, किंगडम है, उसमें एक ग्रुप है एल्गी यानी कि शैवाल। एल्गी मतलब शैवाल। इसके अलावा फिर शैवाल के बाद आ जाएंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? थेलोफाइटा। ये आपने नाम सुना होगा, बायोलॉजी के होंगे तो। थेलोफाइटा क्योंकि इनका शरीर थैलस जैसा होता है। इनमें जड़ तना और पत्ती में स्पेशल विभेद नहीं होता है, पता नहीं चलता कौन सी जड़ तना पत्ती है। इसके बाद आएगा टेरिडोफाइटा जिसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को बोलते हैं मोस। ठीक है, इसके बाद आएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को बोलते हैं फर्न। देखो एल्गी और ब्रायोफाइटा को थेलोफाइटा बोलते हैं, दोनों को मिलाकर ना। और ब्रायोफाइटा को मॉस भी बोला जाता है। तो तीन ग्रुप हो गए, एल्गी, मॉस और टेरिडोफाइटा। इसके अलावा टेरिडोफाइटा के बाद आएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के बाद आएगा एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये मैंने अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी बताया है कि कैसे कैसे उत्पत्ति प्लांट की हुई है। एंजियोस्पर्म में आएगा सबसे पहले डाइकोट, इसके ग्रुप है डाइकोट। इसी में आएगा मोनोकोट। तो मोनोकोट क्या होते हैं? लेटेस्ट पादप। और मोनोकोट में फैमिली लेटेस्ट कौन सी? ग्रेमिनी। और डाइकोट में लेटेस्ट फैमिली यानी कि एडवांस फैमिली कौन सी है? कंपोजिटी। ठीक है, इसमें है कंपोजिटी।
यानी एस्ट्रेसी, और इसमें एडवांस में मिली है ग्रेमिनी यानी पोएसी। तो ये जो आज तुम सब फसलें देख रहे हो किस में आएंगे, एंजियोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म इससे पहले वाले पादप थे टेरिडोस्पर्म। हालांकि सब मिलते हैं आज इस दुनिया में, सब मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर कौन मिलते हैं, एंजियोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म का स्वर्ण काल वही है जो अभी अपना स्वर्ण काल है, वो अपने साथ ही इवॉल्व हुए हैं। तो बाकी एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो कभी फुर्सत मिलेगी तो बताऊंगा, अगर किसी टॉपिक में आपको जरूरत लगेगी तो, कि इनका मतलब क्या होता है। एंजियो का मतलब ये याद रखो जिसमें फूल, पत्ती, तना हो, बीज बनता हो, फ्रूट बनता हो, और फ्रूट के अंदर बीज रहते हो, बीज ऐसे नग्न नहीं होते हैं, इसलिए इनको आवर्त बीजी भी बोलते हैं, फेनेरोगेम्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें फल भी लगता है, फूल भी लगता है, पत्तियां भी लगती है। तो याद रखना, यहाँ पर बात चल रही है राइजोइड और रूट्स किन किन में होते हैं, तो याद रखना। अभी इनके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, केवल अपना जो प्लांट एब्जॉर्प्शन के ऑर्गन है उस संबंध में बताऊंगा। प्लांट किंगडम में सेवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म में दो आते हैं, डाइकोट और मोनोकोट, ठीक है। तो ये सेवाल और ब्रायोफाइटा, इनको बोलते हैं लोअर लोअर प्लांट्स, और इनको बोल देता है, हालांकि हायर प्लांट तो एंजियोस्पर्म और जिम्नो ही है, लेकिन इस बेस पे इसको भी मान लो कि ये हायर प्लांट है वाटर एब्जॉर्प्शन के बेस पे, या हायर यानी ये उच्च पादप है और ये निम्न पादप है। तो निम्न पादपों में शरीर में देखो एल्गी है, एल्गी का शरीर ऐसा होता है काई का, ठीक है। तो जगह जगह से ऐसे निकले होते हैं पानी को अवशोषित करने के लिए, ये काई है, एल्गी है, तो इसके शरीर में ऐसे निकले होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर ब्रायोफाइटा भी देखो तो ब्रायोफाइटा भी ऐसा होता है, इसमें भी क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, छोटी छोटी पत्तियां, छोटे छोटे जड़ें, जड़ें विभेद नहीं हो पाती तो ऐसे निकले रहते हैं, तो पानी इनके थ्रू चला जाता है। इस तो ये पूरे थैले के समान होते हैं निम्न पादप, तो इनमें जगह जगह कुछ अंग निकले होते हैं, कुछ स्पाइक निकले होते हैं, उनको बोलते हैं राइजोइड। तो ये पूरा के पूरा क्या कर लेते हैं, पानी का अवशोषण कौन करते हैं, लोअर प्लांट में राइजोइड्स करते हैं। और राइजोइड्स का ही जो एडवांस रूप है वो रूट है। तो रूट किस में आ गई है, रूट आ गई है टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा से रूट प्रारंभ हो गई है तो जिम्नो में भी रहेगी और एंजियो में तो रहती है। तो इन सब में रूट से होता है, और बाकी एल्गी और जो मोस है यानी ब्रायोफाइटा है उनमें होता है राइजोइड्स हैं, क्योंकि और राइजोइड्स और अपने पास क्या है, एल्गी। सो एल्गी और ब्रायोफाइटा यानी मोस और एल्गी, ये है लोअर प्लांट, और लोअर प्लांट में होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा, लोअर प्लांट में होता है राइजोइड द्वारा, और हायर प्लांट यानी टेरिडोफाइटा टू एंजियोस्पर्म, इनमें होगा रूट्स द्वारा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि किस में क्या होता है, बस ये दो टर्म याद रखना कि पानी अवशोषित करने के लिए यानी जल को भूमि से लेकर बॉडी में पहुंचाने के लिए कितने प्रकार के ऑर्गन है, दो प्रकार के राइजोइड्स है, और अपने पास क्या है, राइजोइड्स के बाद रूट्स। तो रूट्स ही हमको ध्यान रखनी, ज़्यादातर क्या रखना है, रूट्स ही ध्यान में रखनी है। यहाँ तक बात समझ में है। हायर प्लांट में क्योंकि रूट है। और ये क्या लिखा है सर कि स्पर्मेटोफाइटा क्या होता है, स्पर्मेटोफाइटा का मतलब है जो स्पर्म बनाए, गेमिट बनाए, जिससे जिम्नोस्पर्म, ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा भी लगभग लगभग बनाते हैं। तो बीज वाले जो पौधे होते हैं उनमें रूट्स होती है। क्लियर यहाँ तक बात। अब हम बात करते हैं एक प्लांट की। अब केवल प्लांट पे आ जाओ, फसल पे आ जाओ, किसी प्लांट की फसल पे आ जाओ। उसके रूट में क्या क्या होते हैं, उसकी रूट में अपने पास क्या क्या है, ये देखना पड़ेगा कि रूट्स में ऐसे कौन से पार्ट हैं जो हमें पानी को प्लांट के अंदर पहुंचाते हैं। तो रूट्स में देखो, सबसे पहले रूट्स में हम रूट की टिप देखते हैं, रूट देखते हैं, रूट का पार्ट देखते हैं। मान लो ये रूट की मैंने काट ली टिप, और रूट्स में रूट्स ऐसी होती है आगे से नुकीली, और ये मैंने टिप्स काट ली, आप फॉलो करते जाना, ठीक है। ये मान लो, और रूट्स के बाहरी भाग में यहाँ पर ऐसा एक कैप लगा होता है जिसको रूट कैप बोलते हैं। ये रूट कैप है, ये मैंने रूट कैप बना दिया, यानी कि इसको बोलते हैं मूल गोप। हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए मूल गोप, इंग्लिश वालों के लिए रूट की कैप, ठीक है। इसके बाद होता है, जस्ट आपको पता है, ये मूल सीड्स है। क्या है, मूल सीड्स। और जब भी प्लांट में पढ़ोगे, प्लांट में शीर्षस्थ वृद्धि होती है, मतलब वो कहाँ से वृद्धि करेंगे, सीड्स से वृद्धि करेंगे, ठीक है। अगर एक प्लांट के आपने 2 मीटर की हाइट है, प्लांट की, समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, प्लांट की 2 मीटर की हाइट है, उसके सबसे ऊपर यानी 2 मीटर पर ही आपने कील चुबा दी, ठीक है। तो
आपको 3 साल बाद वो कील वहीं मिलेगी, क्योंकि प्लांट ऐसा नहीं कि 3 साल बाद प्लांट बड़ा हो गया तो कील आगे खिसक के ऊपर चली गई, नहीं, क्योंकि प्लांट कहाँ से वृद्धि करता है? सीड्स से। समझ में आ गया बात? समझ में आ गया? जैसे मान लो कि ये प्लांट है, इतना बड़ा प्लांट है, ठीक है, 1 मीटर का प्लांट है, 1 साल में 1 मीटर बढ़ता है, तो 1 साल का हो गया और आपने यहाँ पर कुछ पिन चुबो दी, इसके अंदर कील ठोक दी, ठीक है। अब मान लो 3 साल बाद आपने देखा तो आपको लगेगा कि ये 3 साल बाद ये कील यहाँ चली जाएगी, 3 साल बाद यहाँ आ जाएगी, नहीं आएगी, कील यहीं रहेगी, क्योंकि प्लांट कहाँ से वृद्धि कर रहा है? यहाँ से शीर्ष से वृद्धि करता है, वो वहाँ के वहीं रहेगी। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो मैंने बताया ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, तो शीर्ष से वृद्धि करता है, तो ये वाला क्षेत्र जो होता है ये अपने पास क्या होता है? शीर्ष वाला क्षेत्र होता है। ये वाला कौन सा वाला? शीर्ष वाला क्षेत्र होता है, ठीक। ये तो मूल गोप मैंने मिटा दिया, ये देखो ये बन गया मूल गोप, ये वाला है रूट कैप, और ये शीर्ष है, इसको बोलते हैं मूल शीर्ष यानी रूट टिप। सर क्या सूट टिप यानी ऊपर वाले जो ये नीचे वाला भाग है, ऊपर वाला जो भाग रहेगा उसको बोलेंगे प्रोरोसीड्स, उस पर भी ऐसा ही रहेगा? हाँ, उस पर भी ऐसा ही रहेगा। तो ये वाला क्षेत्र हमेशा लगातार विभाजित करता है इसको, इसलिए बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से जो कोशिकाएं पक कर जाती है वो यहाँ पर लंबी लंबी हो जाती है और ये परिपक्व कोशिकाएं होती है। तो ये वाला क्षेत्र, इसके ऊपर ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन, जोन बता रहा हूँ पहले मैं, इलोंगेशन रीजन हो गया ये, इसको बोलते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र। इसके बाद यहाँ पर आएगा अपने पास रूट एयर जोन, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेंगे? यहाँ पर मूलरोम लगे रहेंगे। इस क्षेत्र में बहुत सारे मूलरोम होते हैं इसके ऊपर, ये देखो मूलरोम, ये क्या है? मूल रोम, जो कि पानी को अवशोषित करेंगे, तो इसको बोल देंगे मूलरोम क्षेत्र यानी रूट एयर जोन, रूट एयर रीजन, क्षेत्र को रीजन। और इसके ऊपर तो फिर आपको पता है जड़ असली में परिपक्व वाली जड़ आई जाएगी, तो ये जड़ बन गई, ये जड़ है। तो हम टिप की बात कर रहे हैं क्योंकि टिप्स हैं, तो इसको बोलते थे परिपक्वन क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र यानी कि मैचुरेशन रीजन, मैचुरेशन रीजन इसको बोल देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले कौन सा क्षेत्र आएगा? मेरिस्टेमेटिक रीजन। दूसरा क्षेत्र कौन सा आएगा अपने पास? इलोंगेशन जोन, ठीक है। तीसरा क्षेत्र कौन सा आएगा अपने पास? रूट एयर जोन। अपने पास कितने क्षेत्र हो गए? मेरिस्टेमेटिक रीजन हो गया है, ठीक है, रूट कैप हो गया है, मेरिस्टेमेटिक रीजन हो गया है, दीर्घीकरण क्षेत्र हो गया है, रूट एयर जोन हो गया है, और मैचुरेशन जोन हो गया है। तो अगर आप सबसे पहले, ये क्या है आपके पास? मूलगोप। सर ये मूलगोप क्यों? एक टोपी होती है जिससे क्या होती है, जड़ों का ये कोमल भाग अंदर घुसती है जमीन में, तो ये टकरा नहीं जाए, इसमें रगड़ ना लग जाए, इसलिए इसको मूलगोप बना देते हैं। मूलगोप चिकना होता है ताकि जड़ें आसानी से घुस सके अंदर, इसलिए मूलगोप दिया होता है, ठीक है। फर्स्ट रीजन आएगा अपने पास मेरिस्टेमेटिक जोन यानी विभज्योतकी क्षेत्र, ये मूल शीर्ष है, और मूल शीर्ष जो होता है वो किसका बना होता है? विभज्योतक कोशिकाओं का, यानी मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेम का बना होता है। लगातार विभाजन करने वाली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? विभज्योतकी कोशिकाएं, क्योंकि इसको यहाँ से बहुत सारी कोशिकाएं बनानी और लंबा होना है इसलिए। तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है मिनरल का एब्जॉर्प्शन, यहाँ लिखा हुआ है मिनरल एब्जॉर्प्शन, खनिज लवणों का, खनिजों का जो अवशोषण होता है वो किस भाग में होता है? मेरिस्टेमेटिक रीजन में, ये आपको याद करना है। और दूसरा जोन कौन सा है? इलोंगेशन जोन। तो इसको तो आप भूल जाओ, ये तो वृद्धि करने वाली कोशिकाओं का जोन है, यहाँ से बन के जाएगी ऊपर चली जाएगी, तो ये वृद्धि करती रहेगी, फिर ये परिपक्व हो जाएगी और एक जड़ का निर्माण कर देगी। और इसके बीच में आ जाता है मूलरोम क्षेत्र, ये मूलरोम है, और ये मूलरोम ही क्या करते हैं? जल अवशोषण, जल का अवशोषण, अपने काम का ये जल का अवशोषण। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पर है सबसे पहले रूट कैप रीजन, याद रखना रूट कैप क्यों होता है? जड़ों के सीड्स यानी कोमल सीड्स को बचाने के लिए रूट कैप होता है, ताकि जड़ें जब अंदर एंट्री करे, लंबी हो, नीचे हो जमीन में, तो जमीन की रगड़ ना लगे और मूल सीड्स डैमेज ना हो। मूल सीड्स अगर डैमेज हो जाएगा तो फिर वो मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र है, जड़ आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए रूट कैप होता है, रूट कैप का एक काम है। मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होता है? ऐसा रीजन जिसमें लगातार विभाजन करने वाली कोशिकाएं होती हैं, यहाँ परिपक्व कोशिकाएं नहीं होती, यहाँ पे लगातार सेल डिवीजन चलता रहता है।
और ये क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मिनरल एब्जॉर्प्शन से, यहाँ पर खनिज लवणों का सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। तीसरा क्षेत्र है एलोंगेशन जोन, ये वृद्धि करती हुई कोशिकाओं का जोन होता है, इसमें वृद्धि करती हुई कोशिकाएं पाई जाती, लंबी होती, परिपक्व होती कोशिकाएं। उसके बाद आएगा रूट एयर जोन, इसमें मैक्सिमम क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन, ये आपको ध्यान रखना है। रूट एयर जोन में मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि रूट एयर का काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। आगे हम देखेंगे सही कहाँ कहाँ वाटर जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैच्योरेशन जोन आ जाएगा, परिपक्वन क्षेत्र। तो जड़ के जो ये 5 क्षेत्र है, ये मैंने आपको डायग्रामेटिक भी दिखा दिया और आपको बता भी दिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गई बात। अब इसके अलावा हम बात करें कि सर मूल रोम से पानी आ गया, पानी केवल अंदर यानी वाटर केवल अंदर किससे आएगा, मूल रोम से आएगा। तो मूल रोम के बाद सर पानी कहाँ जाएगा, उसका भी कोई मार्ग है क्या, हाँ उसका भी मार्ग हम प्रशस्त जरूर करेंगे। देखो मान लो कि ये जड़ है, ठीक है, मान लो ये जड़ है, ये मैंने अभी जड़ बनाई थी, यानी कि मूल सीड्स है। यहाँ पर ये क्या है, मूल रोम। अब हमने मूल रोम थोड़े बड़े कर दिए, क्या कि हमको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाना है, इसलिए मूल रोम बहुत सारे लाखों की संख्या में होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिका बने होते हैं, लगातार बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, मूल रोम बहुत होते हैं, ठीक है। तो जो रूट हेयर्स है उसमें क्या होगा, देखो ये मिट्टी है, यहाँ पर ये सब क्या है, मिट्टी है, और ये जड़ आ गई है अंदर, ये जड़ आ गई अंदर, इसमें क्या हुआ, पानी भरा हुआ है, जो कैपिलरी वाटर है, जड़ें उसके अंदर है, ये पानी भरा हुआ है। सोइल का सॉल्यूशन है, क्या है, सोइल सॉल्यूशन है, इसमें वाटर भी है, ठीक है, प्लस मिनरल भी है, प्लस और अदर जितने भी एलिमेंट मिल सकते हैं वो सब है, राइजोबैक्टीरिया है, राइजोफोना, राइजो फ्लोरा सब है। वाटर प्लस मिनरल क्या होते हैं, सोइल सॉल्यूशन बना दिया। अभी सबसे पहले वाटर कहाँ जाएगा, हम पढ़ रहे हैं पाथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी पाथ मतलब रास्ता, कहाँ कहाँ होके जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सोइल सॉल्यूशन में क्या है, वाटर, वाटर सबसे पहले जाएगा रूट एयर्स में, यानी कि रूट एयर्स मतलब क्या होता है, मूल रोम, रोम मतलब बाल जैसी संरचना है, जड़ पर बाल जैसी संरचना है, ठीक है, मूल रोम। अब देखो याद रखना, जड़ के ऊपर की त्वचा को एपिडर्मिस ना बोल के क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जड़ की सबसे ऊपरी त्वचा को क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा। और अगर जड़ ना हो और दूसरा पार्ट हो तो डायरेक्ट आप एपिडर्मिस बोल सकते हो, अधिचर्म। लेकिन जड़ में अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या आएगी, एपिब्लेमा, उसके बाद आएगी एपिडर्मिस। तो जड़ के ऊपर जो पहला भाग होता है वो एपिब्लेमा होता है। तो हमने यहाँ पर रूट एयर ले ली है। अब मान लो जड़ ये अपना पास, मैं इसको मैग्नीफाइड करके दिखाता हूँ, ये इतना बड़ा दिखा दिया है मैंने, रूट एयर, ठीक है, ये जड़ है पूरी, और ये मैंने रूट एयर बना दिया है जड़ के साथ। अब इसमें देखो सर ये क्या बनाया आपने, ये है अपना रूट, समझ में आ गया, मूल रोम यही है अपना। अब वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, वाटर अंदर गया, इससे गया ना वाटर। अब देखो वाटर अंदर जाएगा तो पहले एपिडर्मिस में जाएगा। अब यहाँ पर मैं एनाटोमी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। एपिडर्मिस में जाएगा, एपिडर्मिस के बाद कोर्टेक्स आता है यानी वल्कुट, वहाँ जाएगा, फिर एंडोडर्मिस आएगा, एंडोडर्मिस में रास्ता देने वाली सेल पत्र कोशिकाएं मिलेगी, वहाँ जाएगा, पेरिसाइकल में जाएगा, और लास्ट में यहाँ क्या है, जाइलम, तो जाइलम में आ जाएगा अंदर, और फिर जाइलम से कहाँ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। ये जड़, ये भी मैं बताऊंगा कैसे एब्जॉर्ब होता है, लेकिन याद रखना कि ये आपको याद करने पड़ेंगे। अभी प्लांट एनाटोमी नहीं पढ़ा रहे हैं तो इनकी डिटेल नहीं बता सकता कि एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस यानी कि अधिचर्म, वल्कुट, अंतश्चर्म, परिरंभ, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम क्या होते हैं। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के प्रकार होते हैं। तो जाइलम तक पहुंच जाएगा, परिरंभ यानी पेरिसाइकिल में होते हुए। तो सोइल सॉल्यूशन से कहाँ तक जाना है, मेटाजाइलम या जाइलम तक। तो हमें केवल याद रखना है कि सोइल वाटर जो है, सोइल वाटर वो कहाँ जाएगा, जाइलम में जाएगा, किसके थ्रू, रूट, रूट हेयर के थ्रू जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े। आप कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मत करो, लेकिन आपको कमेंट करना चाहिए। और अगर वीडियो देखा है तो लाइक जरूर कर दें, लाइक करने से क्या होता है, हमारा हौसला बढ़ता है और हम लगातार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहते हैं, ठीक है। और होते हैं ये, आप जब देखोगे कभी कुछ करके तो आपको खुद को एहसास होगा कि वाकई एप्रिसिएशन की ज़रूरत प्रत्येक बंदे को है इस दुनिया में, ठीक है। तो एप्रिसिएशन देना जरूरी है यहाँ पर। अब देखो पाथ ऑफ वाटर मैंने बता दिया है। अब इसमें दो मार्ग हैं जो कि पूछे जाते हैं बार बार, एक है सिम्प्लास्टिक और एक है एपोप्लास्टिक मार्ग।
अब इन दोनों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, मान लो ये रूट यानी मूल रोम है। अब मूल रोम से पानी अंदर आएगा, ठीक है। अगर मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका और ये जाइलम है, ठीक है। ये जाइलम है, ये पौधे का तना, यहाँ तक ये जाइलम है। क्रॉस का मतलब एक्स है, एक्स मतलब जाइलम, एक कोशिका। पानी अगर कोशिका टू कोशिका आएगा, अब कोशिका क्या है, जीवित है। इस कोशिका से इस कोशिका में, इस सेल से इस सेल में, इस सेल से इस सेल में, इस सेल से इस सेल में, फिर जाइलम में जाएगा। तो कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है वो जीवित है, और ये जल कहाँ जा रहा है, जीवित मार्ग से होकर जा रहा है। इसलिए इसको बोलेंगे सिम्प्लास्ट मार्ग, लिविंग पाथ। यानी जीवित कोशिका के अंदर से पानी जाइलम तक पहुंचे तो इसको बोलेंगे सिम्प्लास्टिक मार्ग। और इसको ये देखो, दो पादप कोशिकाओं के बीच में संबंध जो होता है यहाँ पर, ये इधर जाने का, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा याद रखना। डेस्मोसोम्स होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा होता है, टाइट जंक्शंस होते हैं। लेकिन प्लांट टू प्लांट कोशिका को जोड़ने वाले जो गलियारे होते हैं, रास्ते होते हैं, उनको प्लाज्मोडेस्मा बोलते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जीवित मार्ग से जाए तो सिम्प्लास्ट। और ये कोशिका भित्ति होती है। तो ये दो कोशिकाओं के बीच में देखो, यहाँ भी तो कोशिका होगी ना, तो ये जीवित मार्ग तो ये जा रहा, जीवित मार्ग तो ये जा रहा, ठीक है, ये जा रहा जीवित मार्ग। लेकिन कोशिका भित्ति मृत होती, तो मृत दो कोशिका भित्तियों के बीच में होकर पानी जाए, यानी जो मृत मार्ग से जाए, नॉन लिविंग पाथ, उसको बोलेंगे एपोप्लास्ट। आपको केवल याद ही रखना है कि सिम्प्लास्ट मतलब जीवित यानी लिविंग माध्यम, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, और एपोप्लास्ट मतलब नॉन लिविंग यानी कि कोशिका भित्ति और गैप में होकर चले जाना, कोशिका भित्ति के होते हुए चले जाना, उसको बोलेंगे हम यहाँ पर एपोप्लास्ट मार्ग। इतना याद रखो, बाकी डिटेल भी है इसकी, लेकिन ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। पानी चले गया अंदर, ठीक है। अब पानी के अंदर जाने में क्या कोई एनर्जी खर्च करनी पड़ी? तो अब ये बात हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़नी होगी, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर मान लो पानी को अंदर लेते हुए एटीपी खर्च होते हैं, पौधा क्या खर्च करता है, ऊर्जा खर्च करता है। पौधा अपनी ऊर्जा यानी एटीपी, एटीपी क्या होती है, ऊर्जा करेंसी, एटीपी खर्च करता है, मतलब जोर लगा के पानी को अंदर लेता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या एक्टिव। ये कहाँ होता है ज़्यादातर, लवणोद्भिद पौधों में, लवणोद्भिद पौधों में होता है, जो अत्यधिक सलाइन वाटर में उगते हैं, सलाइनी पौधे सलाइन वाटर में। क्योंकि सलाइन वाटर में क्या होता है, बाहर की तरफ जो सोइल सॉल्यूशन होता है उसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत जड़ों में, तो जड़ों को पानी तो चाहिए। तो यूं बताओ कि ऐसे कमरे में आप और लोग अंदर आना चाहते हो जिस कमरे में पहले से ही क्या है, फुल है, कमरा पूरा भरा हुआ, उसमें अगर आप कोई चीज़ अंदर लोगे तो बताओ, वो तो आपको दम तो लगाना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, दबाव दे के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ यही होता है कि बाहर तो है बहुत ज़्यादा सांद्रता किसकी, लवणों की, तो अंदर से पानी को बाहर खींच रहे हैं, पौधे की जड़ के पानी को बाहर खींच रहे हैं। लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको पौधे में पानी चाहिए, तो आप जो बाहर सांद्रता को क्रॉस करते हुए सांद्रता के विपरीत काम करते हैं, तो उसमें देखो, जब भी किसी की विपरीत काम करना पड़ेगा तो बल लगाना पड़ेगा, और बल लगता है एनर्जी से, ठीक है। तो एनर्जी खर्च पौधे को करनी पड़ेगी, इसलिए याद है सांद्रता के विरुद्ध काम करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर एक्टिव। तो हेलोफाइट्स जो होते हैं लवणोद्भिद पौधे, उनकी जो जड़ों के माध्यम रहता है वो अधिक सांद्र रहता है, और सांद्रता की वजह से क्या होता है, वहाँ पर पानी को बाहर खींचने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन पौधे को अंदर लेना है पानी, तो पौधे को एनर्जी खर्च करके लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा होता है मोस्टली बाय ट्रांसपिरेशन पुल, कौन सा, पैसिव। पैसिव में कोई पौधे को एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, अपने आप पानी ऊपर चढ़ता रहता है। क्योंकि बताओ कि हिमालय में 100-100 मीटर 200-200 मीटर लंबे पौधे हैं, ठीक है। तो अगर एनर्जी खर्च करके पौधा ही पत्तियों में यहाँ तक पहुँचाना पड़े, यहाँ तक, तो पौधा कितनी एनर्जी खर्च कर देगा अपनी जड़ से होने। और मान लो कि रेगिस्तान में जड़ें यहाँ तक जाती है, मान लो बहुत दूर तक, और पौधा छोटा सा, तो यहाँ से पानी को खींच कर लाने में कितनी एनर्जी खर्च करेगा। इसलिए पौधा
ज़्यादातर पानी को किस मोड में लेता है, अंदर ऊपर चढ़ाता है, क्योंकि पानी को अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँचाना है, पानी को अल्टीमेटली पहुँचाना है पत्तियों तक, वायवीय भागों तक पानी को पहुँचाना है, जमीन से जहाँ पर भी अवेलेबल हो उससे उठाकर वायवीय भागों में हमको पहुँचाना है। तो एक्टिव ज़्यादातर कहाँ होता है, हेलोफाइट में। ज़्यादातर इनको अफोर्ड नहीं कर पाते, केवल लवणोद्भिद पादपों के साथ प्रॉब्लम है, उनको लेना पड़ता है, तो वहाँ पर एटीपी खर्च करना पड़ता है। और जहाँ पर एटीपी खर्च नहीं करना पड़ता वहाँ पे केवल ट्रांसपिरेशन पुल। अब ये क्या बोला है सर, वाष्पोत्सर्जन कर्षण, कर्षण मतलब खींचना, पुल खिंचाव, वाष्पोषण कर्षण बल। जब पत्तियों में वाष्पोषण, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ना, बाद में जब हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन पूरा समझाऊंगा, ये बता देता हूँ। जब पत्तियों में पानी गर्मी से उड़ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक खिंचाव यानी प्रेशर उत्पन्न होता है, ताकि वो एक पत्ती से पानी उड़ गया, उस पत्ती को पानी चाहिए तो वो नीचे से खींचना प्रारंभ करती है, इसको ही बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल, खींचना। तो वो कहाँ तक चला जाता है, वो खिंचाव जड़ों तक चला जाता है, और जड़ों में जैसे अपने आप पानी ऊपर चढ़ने लगता है, उड़ता रहता है और चढ़ता रहता है, इसको बोलते हैं पैसिव। इसमें पौधा कोई एनर्जी खर्च नहीं कर रहा, ट्रांसपिरेशन पुल के साथ ये कर लेता है। ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन के जो खिंचाव बल होता है उससे ही पौधे में पानी आ जाता है, इसको बोलते हैं पैसिव। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके अलावा दो टर्मिनोलॉजी और है, फिजियोलॉजिकल और फिजिकल ड्राइनेस। क्या होती है, जैसे मान लो भूमि में पानी बहुत है, जमीन यानी मृदा में पानी बहुत है, फुल भरा हुआ है, जैसे मान लो पानी फुल भरा हुआ, उसका मैक्रोपोर, मैक्रो और माइक्रोपोर, माइक्रो में वाटर और मैक्रो में एयर। तो वाटर तो भरा ही है, माइक्रो में तो फुल, लेकिन जो मैक्रो यानी बड़े वाले पोर है जिनमें हवा भरी होनी चाहिए, उसमें भी क्या भर गया है, वाटर भर गया है। इतना पानी है, लगातार पानी भरा हुआ है यहाँ पर। जैसे पानी में डूबी हुई जमीन है, उसको बोलते हैं वाटर लॉक्ड सोइल। लगातार पानी में डूबी हुई थोड़े दिन के लिए नहीं होगी, लगातार पानी में ही डूबे रहे, 1 2 महीने 4 महीने लगातार पानी में, तो उसको बोलते हैं वाटर लॉक्ड। तो जब लगातार क्या होता है, पानी में डूबी रहती है भूमि, तो उसकी मृदा के बीच में जो छेद होते हैं यानी कि सोइल पोर होते हैं, वो पोर माइक्रोपोरो या मैक्रोपोरो, मैक्रोपोर भी क्या करते हैं, हवा की जगह पानी से भर जाते हैं, और वहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं होती, तो वहाँ पर क्या लगने लगता है, एनारोबिक अवायवीय शोषण हो जाता है। अवायवीय शोषण, विदाउट ऑक्सीजन के क्या होता है, रेस्पिरेशन, क्योंकि जड़ों को रेस्पिरेशन करना ही है। शोषण, जड़ें पानी में डूबे हुए जड़ों की जो होती है कोशिकाएं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाती है, जिससे एल्कोहल भी बनता है। इसलिए धान और पेड़ी के खेत में एल्कोहल मीथेन की गंध आती है, एल्कोहल की गंध आती है कुछ पौधों में, जल वाले पौधों में, याद रखना, क्योंकि वो एनारोबिक यानी अवायवीय शोषण। जब भी ग्लूकोज को तुम बिना ऑक्सीजन के तोड़ दोगे, तो वहां पर क्या बनेगा, दो एल्कोहल के मॉलिक्यूल बनेंगे। और याद रखना, वो उसमें कोई भी एयर नहीं रहेगी। अब देखो, तो सर ये फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस कैसे हुई। फिर भी मान लो कि पौधे की जड़ें आप लगातार पानी में भरे रहोगे, तब भी क्या होगा, पौधा पानी नहीं लेगा। उसके लिए उसको एयर करंट चाहिए अंदर, ठीक है, थोड़ा स्पेस चाहिए जड़ों को, वरना उसकी जड़ों को सांस नहीं आएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, वहां पर सांस नहीं आ रही, इसका मतलब क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें एटीपी का उत्पादन क्या होता है, बहुत कम होता है, एटीपी बहुत कम होती है। यानी बिना अवायवीय शोषण होगा, अवायवीय शोषण में एल्कोहल बनता है ज़्यादा, ठीक है, ग्लूकोज CO2 वो नहीं बनती, एनर्जी ज़्यादा नहीं बनती, क्या बनता है, एल्कोहल ज़्यादा बनता है, एल्कोहल का कोई काम है नहीं। लेकिन एटीपी बहुत कम हो जाए, ऊर्जा बहुत कम बनेगी अगर एनारोबिक शोषण होगा। उससे क्या होगा, पौधे में पानी अंदर लेने की क्षमता नहीं रहेगी, ठीक है, एनर्जी नहीं रहेगी। तो उसमें देखो एनर्जी, क्योंकि आप बोलोगे सर अभी तो बोला आपने पैसिव से लेता है, उसमें एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बात ठीक है, एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब जब तक कोशिकाओं को सांस नहीं आएगी यानी रेस्पिरेशन नहीं होगा, वहाँ तक उसमें और जो प्रेशर क्रिएट होना है, जैसे कि मान लो ट्रांसपिरेशन पुली, मान लो जो प्रेशर क्रिएट होना है वो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, उसके अलावा मिनरल का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, उसके अलावा मूल दाब जो बनना है, रूट प्रेशर, वो नहीं बन पाएगा, उसके अलावा एटीपी कम बनेंगे। ऐसे बहुत सारे कारण मिलकर पौधा पानी लेना बंद कर देता है। अगर ज़्यादा पानी हो, मैक्रो और माइक्रोपोर में वाटर लॉक्ड सोइल हो, तो पानी लेना बंद कर देता है, पानी होते हुए भी। जब आपके पास कोई चीज़ होते हुए भी आपको लेना बंद कर दो जबकि आपको ज़रूरत भी है, इसको बोलते हैं कार्य की शुष्कता, कार्य की शुष्कता।
यानी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, इसके कारण पानी होते हुए नहीं ले रहे, सूखा है, पानी वाला सूखा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, ठीक है। ये कहाँ होती है? वाटर लॉग्ड सॉइल में होती है कि पानी अवेलेबल है लेकिन फिर भी वो नहीं ले रहे, फिर भी उस भूखे मर रहे हैं, मतलब खाना अवेलेबल है फुल लेकिन खा नहीं रहे क्योंकि भूखे मर रहे हैं, पानी होते हुए पानी नहीं पी रहे, प्यासे मर रहे हैं, पानी में भी प्यासे मर रहे हैं, इसका मतलब वो फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस है। दूसरी ड्राइनेस होती है भौतिक, भौतिकी शुष्कता। ये तो आप जानते हो, पानी है ही नहीं, एक्चुअली में पानी नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, एक्चुअल वाटर का क्या है, वाटर की कमी है, यानी जैसे कि रेगिस्तान की मृदा, उसको बोलते हैं फिजिकल ड्राई। समझ में आ गया? फिजियोलॉजिकल ड्राई और फिजिकल ड्राई, ये दोनों बात आपको क्लियर है। अब देखते हैं एसेंट ऑफ सेप। सर ये क्या बोला है एसेंट ऑफ सेप? देखो, रसारोहण, हिंदी में इसको बोलते हैं रसारोहण बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप। सेप क्या होता है पहले देख लो, जल प्लस खनिज लवण प्लस अन्य पदार्थ, ये सब घुल जाते हैं जल में और जाइलम द्वारा ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ने को बोलते हैं आरोहण, याद है आपको। और रस किसको बोलते हैं? जल, उसमें मिले हुए खनिज लवण और दूसरे अन्य पदार्थ जो जल के साथ मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इस रस का ऊपर चढ़ना ही क्या कहलाता है? रसारोहण। रस का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? देखो, पौधे के जड़ भाग से अवशोषित जल को, मतलब अवशोषित हो गया, मूल रोम से पानी अंदर आ गया जाइलम तक, अब इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ खींचेगा? नीचे, लेकिन पौधे में कहाँ चढ़ाना है? ऊपर। पौधा बहुत लंबा भी हो सकता है, 100 मीटर, 200 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। अब देखो, पौधे के जड़ भाग से अवशोषित जल को अवशोषण करने की प्रोसेस हमने पूरी कर ली, मूल रोम की सहायता से जाइलम तक पहुंच गया जल, लेकिन जाइलम से ऊपर किसके विरुद्ध? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वायवीय भागों में, यानी पत्तियों में भी पहुंचाना है, क्योंकि पत्तियों में तो भोजन बन रहा है, वहां जल की आवश्यकता है, और उड़ाना भी तो है वाष्पोत्सर्जन से, ठीक है, तभी तो वायु विनिमय होगा। तो वायवीय भागों में पहुंचाना है, इसको क्या बोलते हैं? रसारोहण। समझ में आ गया? केवल जल अकेला नहीं जाता है, याद रखना, नहीं तो यहाँ जलारोहण बोलते हैं हम। जल अकेला नहीं जाता, जाइलम से क्या जाता है? रस जाता है। रस में क्या होता है? जल प्लस खनिज लवण और सब पदार्थ जो कि जल के साथ घुलनशील यानी विलयन में होते हैं। जल कभी भी अकेला नहीं जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखो, इस रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग यहाँ पर क्या दिए हैं? सिद्धांत दिए हैं कि देखो, जाइलम में जल ऐसे चढ़ता है, जाइलम में जल ऐसे चढ़ता है, जाइलम में जल वैसे चढ़ता है। तो कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत दिए, वाइटल फोर्स थ्योरी। जैव शक्ति सिद्धांत को बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी दिए कि देखो, ये सब जीवित जीवित कोशिकाओं का गुण है। बोला ये सब जो हो रहा है पौधे में, तो पौधे में कुछ होती है जीवित, कुछ होती है मृत कोशिकाएं, जैसे डेड सेल भी होती है और लिविंग सेल भी होते हैं पौधे के अंदर, ठीक है। तो ये सब क्या है? जीवित कोशिकाओं के कारण हो रहा है, मतलब जीवित कोशिकाओं का लिविंग फोर्स, वाइटल फोर्स है, लिविंग फोर्स है, उससे जा रहा है। तो इस सिद्धांत के क्रम में अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने दिया पहला। देखो, मैं यहाँ पर केवल सिद्धांतों का नाम लूंगा, जो है ओरिजिनल उसको समझाऊंगा ना। तो जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पहले वेस्टरमायर, तो उन्होंने वेस्टरमायर सिद्धांत दिया। फिर आया गोडलवेस की, उसको बोलते हैं रिले पंप थ्योरी। फिर आया स्पंदनवाद, पल्सेशन थ्योरी, ये जेसी बोस द्वारा दिए। जेसी बोस क्या है? फादर ऑफ, लिखो भाई, फादर ऑफ इंडियन, आप बोलना कि जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, फादर ऑफ इंडियन, डॉट डॉट, आपको कमेंट में बताना है कि जेसी बोस को फादर ऑफ इंडियन क्या बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ, ये फादर ऑफ है। जेसी बोस कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना, जो भी लेक्चर पूरा देखेगा उसको ये जरूर पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप कमेंट में मुझे बताएं, जो कमेंट करेगा इसका मतलब वो लेक्चर देख रहा है अच्छे से, अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है। तो जैव शक्ति सिद्धांत जिसमें क्या आएंगे? वाइटल फोर्स आएंगे, उसमें वेस्टरमायर का सिद्धांत, गोडेलवस्की का सिद्धांत, इनको रिले पंप सिद्धांत भी बोलते हैं, गोडेलवस्की ने दिया था। एक स्पंदनवाद यानी पल्स थ्योरी दी थी बोस ने। ये सब समझते थे कि जीवित कोशिकाओं से ही ये जब पानी का ऊपर चढ़ना जीवित कोशिकाओं का काम था, लेकिन फिर हमने क्या किया? बोला सर ये क्यों नहीं चलते? फिर इसलिए नहीं चलते क्योंकि हमने जीवित कोशिकाओं को मार दिया। जाइलम में जीवित और अजीवित दोनों कोशिकाएं होती है, तो हमने क्या, जीवित कोशिकाओं को मार दिया, फिर भी पानी चढ़ रहा था। फिर पता चल गया कि जीवित कोशिकाओं से नहीं हो सकता, लिविंग सेल और डेड सेल दोनों जाइलम के पार्ट हैं,
तो जाइलम से पानी चढ़ रहा है तो हम जाइलम पे प्रयोग करेंगे। तो जाइलम का हमने क्या किया, लिविंग वाला पार्ट, लिविंग जो पार्ट था वो मार दिया, फिर भी पानी चढ़ रहा था, मतलब ये डेड सेल भी चढ़ा सकती है पानी। तो ये जैविक शक्ति सिद्धांत पूरे फेल हो गए। इसके बाद आया मूलदाबवाद, इसको छोड़ो दूसरे नंबर का। ये आएगा अपने पास रूट प्रेशर थ्योरी, इसको बोलते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। इसमें भी कुछ नहीं था, ऐसे ही साइंटिस्ट का नाम भी नहीं लिखा मैंने, तो कोई पूछता नहीं है, बस जो फेमस फेमस पूछ लेते हैं, कभी ऑप्शन में आ जाए तो देख लेना। इसके बाद है तीसरा भौतिक बल सिद्धांत, और ये चले, ये क्या, ये चले फिजिकल थ्योरी। ठीक है, फिजिकल जो भौतिक बल है, फिजिकल फोर्स थ्योरी चली है। न तो मूलदाब सिद्धांत चला, न ही जैवशक्ति सिद्धांत चला। फिजिकल फोर्स थ्योरी चलती है, आज भी चलती है, लेकिन कुछ कुछ पुरानी हो गई तो उनको नहीं मानते, कुछ में कमियां हैं इसलिए नहीं मानते। ठीक है, इसमें पहला आएगा कैसिका बल सिद्धांत, कैपिलरी फोर्स थ्योरी, इसको भी छोड़ो। दूसरा आएगा इम्बाइबेशन फोर्स थ्योरी यानी अंतःशोषण बल थ्योरी, इसको भी छोड़ो। तीसरा आएगा अपने पास सीरीज थ्योरी या श्रृंखला सिद्धांत, इसको भी छोड़ो। चेन थ्योरी, ये तीनों थ्योरी यानी कि कैपिलरी थ्योरी, इम्बाइबेशन थ्योरी और चेन थ्योरी, ये तीनों भी रिजेक्ट हो गई है, लेकिन भौतिक बल सिद्धांत के अंदर आती है। और अपना चौथा वाला जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चलता है तो ये इनको भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो देखो, रसारोहण यानी जल प्लस खनिज लवण प्लस इन रस को जाइलम के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण के बल के विरुद्ध यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट बहुत मीटर तक ऊपर पत्तियों तक चढ़ाना, इसको बोलते हैं रसारोहण। और इसके सिद्धांतों में तीन सिद्धांत है, जैव शक्ति सिद्धांत यानी वाइटल फोर्स थ्योरीज, आजकल गलत साबित हो गया, नहीं पढ़ते हैं, नाम याद रख लेना। दूसरा है मूलदाब सिद्धांत, इसको भी भूल जाओ। तीसरा है भौतिक बल यानी फिजिकल फोर्स थ्योरी, ये अलग अलग फोर्स हैं। ठीक है, जैसे मूल दाब है तो ये भी एक प्रकार का रूट प्रेशर, ये भी फोर्स है। जैव शक्ति सिद्धांत, ये भी वाइटल फोर्स है। और एक आएगा फिजिकल फोर्स, तो फिजिकल फोर्स यहाँ पर ज़्यादातर मान्य है। उसमें से भी कैसिका बल सिद्धांत, अंतःशोषण बल और श्रृंखला सिद्धांत, इनका तो आपको केवल क्या याद रखना है, नाम याद रखना है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट वाष्पोत्सर्जन कर्षण संसंजन बल सिद्धांत, यानी इसको ही बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल कोएजन थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल कोहेजन थ्योरी, और इसके वैज्ञानिक आपको रखने हैं डिक्सन और जोली याद, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपिरेशन पुल कोहेजन थ्योरी किसने दी और किससे संबंधित है, रसारोहण से संबंधित है ना। और किसने दी, डिक्सन और जोली ने दी। सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है और सर्वमान्य और सर्वाधिक चलने वाला सिद्धांत कौन सा है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। शॉर्ट में कोहेजन भी नहीं बोलते कभी कभी तो, लेकिन बोलना चाहिए अगर पूरा पढ़ रहे हो तो। ट्रांसपिरेशन पुल कोहेजन थ्योरी इसको बोलते हैं। अब ये है क्या सर, देखो इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ, इस सिद्धांत के साथ तीन घटक काम करते हैं। जल यानी जाइलम से ऊपर जाएगा, इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। तीन कंपोनेंट कौन कौन से, सहसंजन बल, सहसंजन को बोलते हैं कोहेजन फोर्स, कोहेजन फोर्स। देखो, जब समान समान वस्तुओं के बीच में दो फोर्स लगे यानी जल और जल के मध्य बल लगे, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई पत्थर है, स्टोन है, और ये भी स्टोन है, दो समान चीजें हो, इनके बीच में आपस में कोई संबंध और बल लगे तो इसको बोलते हैं सहसंजन समान बल यानी कोहेजन थ्योरी। जैसे कांच, कांच के ऊपर जल की बूंद लगा दो तो कांच और जल के बूंद, जैसे मान लो कांच पे जो आपका मिरर होता है उसमें पानी डालो तो कुछ पानी की बूंदें कांच पर चिपकी रहती है, मतलब वो किसी फोर्स से चिपकी हुई है, तो कांच अलग है, पानी अलग है, तो ये बल को बोलेंगे एडेशन, एडेशन फोर्स, यानी कि आसंजन बल, आसंजन बल। और मान लो पानी के अंदर पानी जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो ये नल है, ठीक है, ये नल है, ये नल, ठीक है, ये चालू किया आपने, ये चालू किया, पानी आया यहाँ पर, आपने थोड़ा थोड़ा बंद किया, तो पहले तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे धार होती है, लेकिन आपको पता होगा धीरे 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 ऐसे टपक 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 पानी की बूंद एक दूसरे को खींचती है कि छोड़ना नहीं चाह रही हो, टपक टपक टपक। तो इन दोनों के दो बूंदों के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि समान फोर्स है, समान जल के अणु है, दोनों दोनों तरफ जो लगने वाला फोर्स है समान, इसको बोलते हैं सहसंजन बल, सहसंजन बल यानी कोहेजन फोर्स। ये समझ में आ गया। और मान लो कांच और पानी की बूंद का जो ये बल है, ये है आसंजन एडिशन। एडिशन मतलब अलग अलग वस्तुओं के बीच में, कोहेजन मतलब समान वस्तुओं के बीच में। यहाँ तक बात आपको क्लियर है।
अरे क्लियर है बात, आप लाइक कर दो, मैं समझ जाऊँगा क्लियर है, क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा है, तो आप बाद में देखो क्लास जब अपलोड हो जाएगी जब। तो और याद रखना टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएँ, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ आप जुड़ जाएँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप से ज़्यादा बेटर है मुझे लगता है, ज़्यादा पर्सनलाइज़ हो जाता है वो, ठीक है इसलिए। तो एक तो हो गया ससंजन मतलब कोहेजन, ठीक है। आसंजन मतलब एडेशन, एडिशन मतलब अलग-अलग वस्तुओं के बीच में। देखो तो ससंजन मतलब किसके रूप में, देखो मानो ये मैं यहाँ बनाए देता हूँ, ये पौधे की जड़ें, ये पौधे का तना, ये पौधे की पत्तियाँ, ये पौधे की पत्ती, समझाने के लिए, ठीक। और ये यहाँ बना दिया मैंने जाइलम, ये क्या बना दिया, जाइलम। जाइलम की शाखाएं कहाँ तक जाती है, मिड रिब तक, पौधे की पत्ती तक जाती है ये, ठीक। अब पानी, ये पानी यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, मतलब इस जाइलम से पानी ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। अब सर ये अपने आप ही कैसे चढ़ रहा है, देखो यहाँ तक तो आ गया ना, यहाँ तक तो आ गया मूल रोम से जाइलम तक, ये जाइलम है अपना। अब इसको चढ़ाने के लिए देखो क्या करता है, यहाँ पर वाटर था, ठीक है, ये कोशिकाएं है, ये कोशिकाएं, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर क्या है, यहाँ पर सूरज देवता चमके, क्या गर्मी हॉटनेस हुई, यहाँ से पानी उड़ा, यहाँ भाप बनी, गर्म हुआ ना बहुत तेज तो भाप बनी, भाप से इस कोशिका में कमी आई पानी की, इस कोशिका ने इस कोशिका से छीन लिया, इससे ले लिया, तू पानी दे, मेरे को कमी आ रही है, ठीक है। एक फोर्स जनरेट हुआ, इस फोर्स के थ्रू पानी इससे ले लिया, तो इस कोशिका में कमी आ गई, तो इसने इस कोशिका से पानी ले लिया, फिर इसने इससे ले लिया, तो ऐसे करके एक फोर्स जनरेट हो गया कि खींच रहे हैं, ये उड़ रहा है, ये भी एक उड़ रहा है पानी, यानी कि ये वाष्पीकृत हो रहा है, यानी कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इसका पानी जा रहा है बाहर। तो इस कमी को पूर्ति करने के लिए फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से, सेकंड वाले को थर्ड वाले से, ऐसे करते करते चेन बन जाएगी, और ये चेन फोर्स के रूप में, तो फोर्स कहाँ जाएगा, ऐसा फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है, ये कौन सा है, ये पुल है, ये फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है और पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स नीचे की तरफ जाएगा और पानी ऊपर की तरफ जाएगा, समझ में आ गया। जैसे एक आप खाली प्लास्टिक का पाइप लो, वो आता ना अपने घर में टंकी में लगाने वाला एक फ्लेक्सिबल पाइप, जो आप पानी भरते हो उससे, मटकी वगैरह में पानी भरते हो नल चला के, उसको क्या करो, कभी आपने देखा होगा कि उस खाली पाइप के एक कोने को आप डालो किसमें, टंकी में डालो, पानी से भरी हुई टंकी में डालो, और क्या करो, पीछे फूंक मारो, उल्टी फूंक मारो, आगे नहीं पीछे फूंक मारो, और क्या करो, दूसरे वाला जो पाइप का पानी, जो पानी के अंदर पाइप का दूसरा सिरा डूबा है वहाँ पे उंगली रखो आप, तो आपको लगेगा कि आपकी उंगली को कोई अंदर से खींच रहा है, तो वो क्या है, आप जितनी तेज फूंक मारोगे पानी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, तो जो आपके फूंक मारने की वजह से आपकी उंगली अंदर की तरफ खींच रही है दूसरे सिरे से, तो उंगली को हटा दो तो पानी ऊपर आने लग जाता है, ठीक है। और आप जोर से फूंक मारो और पानी को एक बार लाके बाहर छोड़ दो तो पानी आता रहता है अगर ढलान पे हो, लेकिन सर यहाँ तो ढलान नहीं है, तो ये जो लगातार फूंक मारने का काम कर रहा है, उल्टी फूंक यानी कि उल्टा फोर्स लगाने का काम कर रहे हैं, फोर्स कहाँ जा रहा है, देखो आपने मुंह से फोर्स लगाया दूसरे सिरे पे, लेकिन वो फोर्स कहाँ जा रहा है, सीधा धीरे धीरे होते हुए दूसरे सिरे पे फोर्स जा रहा है, दूसरे सिरे पे पानी आ रहा है उस सिरे से इस सिरे पे। कभी घर पे प्रयोग करके देखना, आपने जरूर किया होगा बचपन में, आप फूंक मार के पानी कंटिन्यू कर देते हो, तो फोर्स जो है फूंक मारने का फोर्स, वो चला जाता है दूसरे सिरे पे उंगली की तरफ, और पानी आता है उधर से इधर, फोर्स इधर से उधर जाता है, मुंह की तरफ से उधर दूसरे पाइप तक, दूसरे पाइप से पानी आने लगता है, और वो कंटिन्यूटी हो जाए तो अगर ढलान हो तो लगातार पानी आ जाता है, ठीक है ना। ये बात आप प्रयोग करके देख लेना। तो ये जो फोर्स लगा रहा हूँ मैं, ये वाला, ये वाला, यहाँ पे जो गर्म होकर भाप बन के उड़ रही है, ये फोर्स जनरेट होता हुआ इतना जनरेट हो जाता है कि फोर्स जनरेट होकर मूल में चला जाता है और पानी को खींच लाता है, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन की वजह से एक खिंचाव पैदा हो गया, इसको ही बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल, ट्रांसपिरेशन पुल। यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो यहाँ दे रखा है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण, ये कहाँ पे जनरेट होता है, पत्तियों में और मूल तक चला जाता है। इसके अलावा आसंजन बल क्या काम करता है, ये जल के अणु जाइलम की भित्ति से, देखो ये जाइलम की भित्ति, जल के अणु यहाँ भी चिपके होते हैं, मान लो ये चिकनी होती, ये चिकनी होती तो पोर्स जनरेट करने में दिक्कत आती, ठीक है। ये चिकनी होती तो ये क्या हो, जल के अणु इससे चिपक जाते हैं तो बीच में एक बढ़िया लेयर बन जाती है, तो ये जल के अणु और जाइलम की भित्ति के बीच में
लगने वाला ये फोर्स, ये क्या कहलाता है? आसंजन। और संसंजन क्या है? जो मैंने नल की बूंद में बताया था कि संसंजन क्या होता है, फोर्स कम भी हो जाए तो बूंद अपनी बूंद को नहीं टूटती, एक वाटर कॉलम जनरेट कर देती है, बूंद बूंद से जुड़ जाती है, और क्योंकि बूंद और बूंद के बीच में भी क्या होता है, बल होता है इन दोनों के बीच में। तो बूंद ऐसी हो जाएगी, ऐसे लंबी खिंच जाएगी, टूटने से पहले लंबी खिंच जाती है, जो वाटर की ड्रॉप होती है टूटने से पहले लंबी खिंच जाती है, तो इनके बीच में जो पल होता है वो वाटर कॉलम को, यानी पानी की धार को लगातार ऊपर की ओर बनाए रखता है। तो तीन बल हैं, ससंजन, आसंजन और वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल। ये तीनों ही बल, ससंजन लगेगा जल और जल के अणु के बीच में वाटर कॉलम बनाएगा बढ़िया, आसंजन जल और जाइलम की भित्ति के बीच में, ताकि ये आराम से एक वाटर कॉलम तैयार कर सके, और वाष्पोत्सर्जन कर्षण क्या लगेगा, पत्तियों में लगेगा वाष्पोत्सर्जन की वजह से। ये बात क्लियर है, इसको डिक्सन जोली ने बताया, और सर्वाधिक और सर्वमान्य सिद्धांत है और यही सत्य है। ठीक है। अब देखो, जल का स्थानांतरण जो होता है केवल नीचे से ऊपर की ओर होता है, याद रखना हमेशा, जल ऊपर से कभी भी नीचे नहीं आएगा। पौधों में जड़ों पे पानी देना चाहिए, पत्तियों पर पानी नहीं देना चाहिए। ठीक है। जल का स्थानांतरण केवल नीचे से ऊपर की ओर होता है, जबकि भोजन, भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। भोजन का स्थानांतरण दोनों दिशाओं में होता है। सर कैसे? जैसे भोजन, जल तो इधर से इधर ही जा सकता है ना, नीचे से ऊपर ही, ऊपर से नीचे तो आएगा नहीं, ऐसी कोई सिस्टम है नहीं। जाइलम, क्योंकि जाइलम, जाइलम क्या करेगा, वाटर जो सोइल में पड़ा है उसको तो ऊपर लाएगा ऐसे, ठीक है, और कहाँ ले जाएगा, पत्तियों में। पत्तियों में जो भोजन बनेगा वो दोनों दिशाओं में जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है और नीचे से ऊपर। जैसे अभी पत्तियां हरी है तो पूरा भोजन बन गया और जड़ों में इकट्ठा हो गया, और जब पतझड़ आएगा तो पतझड़ में पत्तियां खत्म हो जाएगी। तो ये जहाँ भोजन बनता है उसको बोलते हैं सोर्स। ठीक है, स्रोत। भोजन बनता है उसको बोलते हैं स्रोत, और जहाँ भोजन जमा होता है उसको बोलते हैं सिंक। ठीक है, कुंड, सिंचा कुंड। तो जब पत्तियां हरी होंगी, पौधा हरा भरा होगा, तो सोर्स क्या रहेगी, पत्तियां, और सिंक क्या रहेगी, जड़ें और दूसरे पार्ट। लेकिन मान लो अगर पत्तियां गिर जाती है पतझड़ के मौसम में, दोबारा कोपल फूटेगी, उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, फिर क्या होता है, उल्टा हो जाता है। फिर स्रोत क्या बन जाता है भोजन का, जहाँ पे जमा हुआ है, जमा, एक स्रोत बन जाता है, एक सिंक वाला स्रोत बन जाता है। और स्रोत वाला क्या, यहाँ जहाँ जो पत्तियां सोर्स थी वो अब क्या हो रही है, ये पत्तियां आप खर्च करने लगेगी, तो ये बन जाएगा कुंड। तो भोजन ऐसा होता है कि जब पत्तियों को जरूरत होती है तो पत्तियां सब जगह भेज देती है सोर्स के रूप में, और जमा हो जाता है इधर। और जब पत्तियों को जरूरत होती है तो नीचे से भोजन निकाल भी सकती है। ठीक है। तो ये जाइलम और फ्लोएम दोनों की गतिविधियां हैं कि भोजन दोनों तरफ या पूरे शरीर में सर्कुलेट हो सकता है, ऊपर नीचे, एनी डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम बाई डायरेक्शनल काम करता है, और भोजन को ले जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है, लेकिन जल क्या होता है, केवल नीचे से ऊपर जाता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब देखो, एक जो दो तीन पॉइंट और हैं इंपॉर्टेंट, वो बता देता हूँ। भोजन हमेशा बनता कैसा है, ग्लूकोज के रूप में। याद रखना, भोजन क्या बनता है, ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, भोजन बनता है तो भोजन का प्रथम दृश्य पदार्थ, फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट क्या है, विजिबल प्रोडक्ट, फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज बनता है। और जमा होता है स्टार्च के रूप में, जैसे ग्लूकोज बन गया और इसको जहाँ जमा होना है तो भोजन प्लांट में जमा होगा स्टार्च के रूप में, जैसे आलू स्टार्च, गेहूं स्टार्च, धान मक्का, सब में क्या है, स्टार्च के रूप में पहले ग्लूकोज बनाता हो, लेकिन जमा किस रूप में हो गया, स्टार्च के रूप में, क्योंकि ग्लूकोज 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 जुड़ जुड़ के क्या बन गया, स्टार्च बन गया, और एक तरह से जमा हो गया। जैसे हम कमाते हैं, जैसे मान लो कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, जैसे मान लो हम 5,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं। ठीक है, तो 2,000 रुपये हमने डेली खर्च में कर दिए, पर मंथ खर्चा हो गया, 3,000 रुपये बन गए। तो ये अपना, ये तो खर्च हो ही गया तो वहाँ। ठीक है, तो 5,000 भोजन, भोजन जो बनाया, जैसे मान लो ग्लूकोज का एक अणु, ग्लूकोज का एक अणु, ग्लूकोज का एक अणु। ठीक है, और उस ग्लूकोज में से आधा ग्लूकोज तो खर्च कर दिया, आधे ग्लूकोज को हम जमा करते जा रहे हैं, 3,000, फिर 3,000, फिर 3,000, तो बहुत सारे जो 3,000 का अमाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टार्च, इसको बैंक में जमा कर सकते हैं ना। तो ऐसे पौधे क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, बनाते हैं, और बनता है वो तो ग्लूकोज बनता है, लेकिन जब जमा करना होता है तो एक बड़े अमाउंट में कहीं भी स्टोर कर लेते हैं, इसको बोलते हैं स्टार्च। जैसे दानों में, फ्रूट्स में, आलू में, धान्य फसलों में, सब में किस रूप में मिलता है, स्टार्च के रूप में जमा कर लेते हैं। ये भोजन, ये जमा करने वाला। स्टोर्ड फूड कौन सा है, प्लांट का स्टोर्ड फूड क्या होता है, स्टार्च होता है, मतलब स्टोर करने का। और बनता किस में, विजिबल प्रोडक्ट कौन है, यानी दृश्य पदार्थ, दृश्य भोजन, ग्लूकोज। अब अब मान लो पत्तियों में ग्लूकोज बना और जमा हो रहा है जड़ों में,
या आलू है तो आलू के स्टोलन में, ठीक है, कहीं भी जमा हो रहा है। तो ग्लूकोज यहाँ से बनकर जाएगा तो सही जमा होने कहीं, तो वो जाएगा तो किस रूप में जाएगा, ये जाएगा सुक्रोज के रूप में। तो याद रखना भोजन का स्थानांतरण जो होता है, भोजन के परिवहन जो होता है वो किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, और नोट कर लेना। प्लांट में जो भोजन का स्थानांतरण होता है जिसमें बोरोन मदद करता है, याद रखना बोरोन भी मदद करता है इसमें, और ये सुक्रोज के रूप में होता है। तो बनता है ग्लूकोज में, जाता है सुक्रोज में, जमा होता है स्टार्च के रूप में। सुक्रोज भी क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, ये सुक्रोज है। तो ग्लूकोज का ये अवयव है, लगभग लगभग वही है, केवल थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है, बाकी सब ग्लूकोज जैसे ही है ना। तो ये डाइसेकेराइड है, ये मोनोसेकेराइड है, ठीक है, इतने सी अंतर है केवल। तो सुक्रोज के रूप में क्यों जाता है, क्योंकि ये अनअपचायक शर्करा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये क्या होता है, अपचायक क्या होता है, अपचायक क्या होता है, जो किसी का ऑक्सीकरण ना करे, ऑक्सीडाइजिंग ना करे, किसी को ऑक्सीडाइज ना करे, उसको बोलते हैं अपचायक। यानी रिडक्शन, किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करे, यानी एक होता है ऑक्सीडेशन, दो चीजें पढ़ी होगी आपने, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडक्शन और अपचयन और ऑक्सीडेशन। जो अपचायक होगा, ठीक है, जो अपचायक होगा वो क्या करेगा, खुद का तो ऑक्सीडेशन कर लेगा, खुद का तो ऑक्सीडेशन कर लेगा, और दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन। अपचायक मतलब अपचयन करने वाला, दूसरे का तो रिडक्शन कर देगा और खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। जैसे मान लो यहाँ पर न्यू मानो कि कुछ एक बताता हूँ मैं, H2O, ये दोनों टूटा तो 2H प्लस, और ऑक्सीजन क्या हो गई, -2, ठीक है। या कुछ भी मान लो, माइनस मान लो, तो H प्लस क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन का तो ऑक्सीकरण हो गया ना, क्योंकि प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन भाग गया तो ऑक्सीकरण हो गया। और दूसरे का इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन देकर इसको क्या कर दिया, अपचयित कर दिया, ऑक्सीजन क्या हो गया, अपचायक हो गया, क्योंकि इसमें माइनस आ गया। तो हाइड्रोजन क्या है, अपचायक है, क्या है, अपचायक, क्योंकि इसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। जिस पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, माइनस वाला चार्ज आ जाता है, उसका रिडक्शन बोलते हैं, और जिस पर प्लस वाला चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो अपचायक ये होते हैं कि खुद का तो ऑक्सीकरण कर ले और दूसरे का क्या कर दे, अपचयन कर दे। ऐसा प्रक्रिया इसमें नहीं है, अनअपचायक शुगर। बाकी सब अपचायक शुगर क्या होते हैं ज़्यादातर, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं ज़्यादातर, रिड्यूसिंग होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन ये सुक्रोज है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इस कारण से इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया गया है, ताकि ये चल जाए और बीच में कहीं भी इसका खर्चा नहीं हो, किसी से रिएक्शन नहीं करे। इसका मेन कारण ये है कि भाई तुम्हें जाकर जमा होने को बोला है, तो तुम बिना फालतू में क्यों किसी से रिएक्शन करते फिर रहे हो बीच बीच में, तुम्हारा काम है जमा होना स्टार्च के रूप में। तो इसलिए सबसे पहले देखा ग्लूकोज, वो भी अपचायक हो जाता है। बोला ग्लूकोज तू जाएगा, बोला नहीं मैं तो अपचायक हो जाऊंगा, या खुद अपचयन हो जाऊंगा, किसी को ऑक्सीकरण कर लूँगा, मैं रिएक्शन कर लेता हूँ। फिर फ्रक्टोज को बोला नहीं जाऊंगा, बोला माल्टोज, ये भी अपचायक हो जाता है। केवल एक मिला सुक्रोज, सुक्रोज ये अनअपचायक है, ठीक है, ये किसी को भी ऑक्सीकृत नहीं करता, खुद अपचयित भी नहीं होता, यानी खुद पे माइनस प्लस चार्ज लाने और खुद पर लाने का इसमें कोई गुण नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अनअपचायक। अब इससे ज़्यादा मैं केमिस्ट्री नहीं समझा पाऊंगा, किस दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे उस दिन केमिस्ट्री समझाऊंगा, फिर ये शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। चलो, तो सुक्रोज क्या होगा, सुक्रोज हो गया जमा, सॉरी, स्थानांतरित होने वाला पदार्थ। तो भोजन का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है, भोजन बनता है ग्लूकोज रूप में, जमा होता है स्टार्च के रूप में, और परिवहन किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। ये आपको पता है, भोजन फ्लोएम द्वारा बहता है, यानी जाता आता है फ्लोएम इसका, यानी इसको बोलते हैं पोषवाहा फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा दोनों दिशाओं में आ जा सकता है, और जाइलम के द्वारा क्या आता है, जल। भोजन के स्थानांतरण से संबंधित अगर भोजन की बात करो तो मास फ्लो सिद्धांत दिया था कि भोजन जाएगा आएगा कैसे, इसमें कोई प्रक्रिया है क्या, किसी ने समझाया क्या, हाँ समझाया, किसने समझाया, मंच नामक या मुंच नामक विज्ञानी 1943 लगभग, उसमें समझाया था मुंच ने समझाया है कि मास फ्लो सिद्धांत, मुंच का कौन सा सिद्धांत, मास फ्लो या सहती प्रवाह या दाब प्रवाह सिद्धांत दिया था मुंच ने, जो किसको समझाता है, भोजन के स्थानांतरण को एक जगह से दूसरी जगह जाने को समझाता है। और ये किस पर आधारित है, स्फीति दाब या ट्रिगर प्रेशर पर आधारित है, कोशिकाओं का ओपी घटने और बढ़ने से स्फीति दाब, जो कि इससे प्रीवियस क्लास में मैंने बता दी थी, स्फीति दाब, ठीक है। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम वाष्पोत्सर्जन यानी रंध्र,
यानी कि ट्रांसपिरेशन और रंध्र डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रंध्रों के प्रकार, ठीक है। उसके बाद रंध्रों का खुलना और बंद होना कैसे होता है। तो आप नेक्स्ट क्लास जरूर देखिए और धीरे धीरे लेक्चर की सीरीज चलती रहेगी। 1-2 दिन से लेक्चर नहीं आ पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कुछ काम आ जाता है बीच में तो जाना पड़ता है, कुछ नौकरी का काम होता है, ठीक है। तो सर्विस का काम है तो वो मैंडेटरी है, पहले राजकीय सेवा उसके बाद में आपकी सेवा, ठीक है। धन्यवाद आपके आज के लिए, यहाँ के लिए। गुड नाइट, सब्बा खैर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और शेयर कर दें, लोग बाग अपने आप देखेंगे, देखेंगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद।